बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। शराब घोटाले की आंच दिल्ली से हैदराबाद तक पहुंच गई है और अब जब मनीष सिसोदिया से लगातार तीसरे दिन ईडी की तरफ से पूछताछ की जा रही है तो आम आदमी पार्टी ने कई सवाल खड़े कर दिए, कई आरोप लगा दिए हैं और उनका कहना है कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जान को खतरा है। उनको ऐसे सेल में रखा गया है तिहाड़ जेल में जहां पर कि खूंखार कैदी हैं और पहले भी ऐसी वारदातें हो चुकी है जब कैदियों की आपस में लड़ाई हुई और किसी की हत्या कर दी गई और ऐसा ही शक मनीष सिसोदिया की हत्या को लेकर बीजेपी पर जताया जा रहा है। उधर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी कह रही है कि तिहाड़ जेल से लेकर डीजी से लेकर तमाम लोग जो हैं वो तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के अंडर में ही आते हैं, तो फिर हत्या आखिर कौन करवाना चाहता है? क्या अरविंद केजरीवाल ही मनीष सिसोदिया की हत्या करवाना चाहते हैं? यह सवाल बीजेपी ने खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ बीआरएस यानी कि तेलंगाना की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री की बेटी के कविता दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्योंकि उनको भी ईडी का नोटिस मिल गया है। हालांकि उनको आज पेश होना था लेकिन कल एक धरना वो दिल्ली में दे रही हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर के, तो अब वो मुमकिन है कि शनिवार को ईडी के सामने पेश होंगी। अरुण पिल्लई जो उनके सहयोगी के तौर पर जाने जाते हैं उनकी पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है ईडी की तरफ से। तो ये जो तार एक दूसरे से जुड़ रहे हैं शराब घोटाले को लेकर, इन सब के बीच विपक्ष फिर से एक और मुद्दा उठा रहा है कि ये भ्रष्टाचार के मामले नहीं है बल्कि केंद्रीय एजेंसियों का अत्याचार है जो उनके ऊपर किया जा रहा है। तो जरा आज खंगालने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में 2024 के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत की जो बात केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसी के बीच में 2024 में ही क्या भ्रष्टाचार वर्सेस अत्याचार इस मुद्दे को विपक्ष की तरफ से जनता के बीच ले जाया जाएगा? इसी पर बात करेंगे लेकिन सबसे पहले जरा टाइमलाइन और वो बयान देख लेते हैं जो इस मुद्दे पर चर्चा में चल रहे हैं। फिर ये लोग आएगा, ये लोग चुप बैठने वाला नहीं है। कोनो शर्म है? ये भाजपाइयों को शर्म है? कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं बचा। ये लोग आएंगे फिर बोलेंगे कि फिर छापा मारो, छापा मारो। जो लोग कभी अन्य भ्रष्टाचारियों को गाली देते रहते थे, आज वही अरविंद केजरीवाल उन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे लोगों को गले लगाने के लिए बहुत आतुर दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ये आदत है, कोई भी आवाज उठाता है बीजेपी के खिलाफ तो इमीडिएटली बोलते हैं ये बी टीम है, सी टीम है। लेकिन हम ये पहली बार देख रहे हैं करप्शन के खिलाफ क्रांति तो हमने बहुत देखी है, करप्शन के पक्ष में क्रांति हम पहली बार देख रहे हैं। और करप्शन के क्रांतिकारियों और घोटाले के गुरु घंटालों में जो तालमेल हो रहा है ये तालमेल नहीं है बल्कि घोटालों का घालमेल है। जब इनके दूसरे मंत्री जी मसाज करवा रहे थे, बाहर से उनका खाना आता था, तब क्या सीबीआई भेज रही थी वो खाना? जेल आपका है, जेल में सारी कुरीतियां आपने की हैं, आपके एक जेल मंत्री को वीआईपी ट्रीटमेंट आप दिलवा रहे थे, तो अब क्या हो गया? आप कहां से सडनली मनीष सिसोदिया के केस में भारत सरकार आ गई? साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन पार्टीज के बड़े नेताओं को टारगेट कर रही है और 2024 के चुनाव से पहले सबको जेल में डालना चाहती है। हमेशा आप देखते हैं कि विपक्ष के ऊपर ही अब जैसे बिहार में भी किया इन्होंने, तो ये सोचते हैं कि इस तरह के कारनामे करेंगे, अपने इनका मिसयूज करें ईडी का, सीबीआई का, आईटी का, और ये लोगों की आवाज़ को दबा सकेंगे या विपक्ष को कमज़ोर कर पाएंगे। समाज खंडित, राजनीति खंडित तो विचार भी खंडित होता है। लेकिन हम अपेक्षा करेंगे, हमारी दल की ओर से मेरी अपेक्षा होगी कि ये जो खंडित विचारों की श्रृंखला लंबी चल रही है इस पे विराम दिया जाए। बीजेपी इन संगठित संस्थाओं के माध्यम से जो कर रही है उसके बाद कुछ बचेगा नहीं इस देश में।
ये सब आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है, लेकिन अभी तक ये जो तमाम मामले चल रहे हैं इनमें 2 सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। एक, मनीष सिसोदिया पर जो पूरा मामला है उसकी आड़ में, मामला भ्रष्टाचार का है लेकिन आड़ ली जा रही है शिक्षा नीति की, शिक्षा को मुद्दा बनाया जा रहा है। तो ये शराब घोटाले के साथ शिक्षा नीति को जोड़ करके जो एक एक्सक्यूज देने की कोशिश है उसकी क्या वजह है? और दूसरी तरफ जब के कविता पर आरोप लग रहे हैं और उनके खिलाफ ईडी का नोटिस शराब घोटाले में ही आया है, तो फिर वो भी कह रही हैं कि महिला आरक्षण बिल पर, क्योंकि वो एकजुटता ला रही थी, कल धरना देने वाली थी, बहुत सारी महिलाएं इस धरने में शामिल होने वाली थी, उन सबके बीच में अचानक से ईडी का नोटिस एक तरीके से उनकी ये जो मुहिम है और जो एकजुटता है उनकी इस मुद्दे पर लेकर आने की, उन सब से ध्यान भटकाने की कोशिश के तहत हो रही है। तो चलिए, बेहद ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गया है। मैं परिचय करा देती हूं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ राजीव बब्बर जी हैं, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी के। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अर्शप्रीत खड़ियाल जी भी अब से कुछ ही देर बाद में जुड़ने वाले हैं। आयशा आमिर जी हमारे साथ हैं, जो कि नेता हैं बीआरएस की, और जरा उनसे आज इस मुद्दे पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला और उसको जो डाइवर्ट करने की कोशिश है उसके पीछे क्या वजह है। हमारे साथ पीयूष जोशी जी जुड़ रहे हैं, जो कि विश्लेषक हैं और समर्थक आम आदमी पार्टी उनको कह सकते हैं आई थिंक हम। और दूसरी तरफ हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, संजय राणा जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इन सब मामलों पर जरा उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जरा राजीव बब्बर जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक, वो यही है कि जहां पर भी चुनाव होते हैं वहां पर एजेंसियां पहुंच जाती हैं। तो ये चुनाव, ईडी, सीबीआई के बीच आपस में क्या कनेक्शन है? अच्छा, आपने ये प्रश्न पूछा और ये पॉलिसी की जो डेट्स हैं वो अपने आप उत्तर दे देंगी इस बात का। ये पॉलिसी 17 नवंबर 21 को आम आदमी पार्टी लाई थी। इस पॉलिसी में ये हेरा फेरी करेंगे, बाद में ये मुद्दा बनेगा, बाद में ये चुनावों के समय एजेंसी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये तो फिर आम आदमी पार्टी ने किया होगा, क्योंकि पॉलिसी तो आम ही आदमी पार्टी लाई थी। जिन लोगों ने 21 में पॉलिसी लाई थी उसके भ्रष्टाचार की अगर कोई जांच होगी तो वो जांच इस देश में किसी चुनाव से अगर मिल जाएगी तो आप उसका अगर इल्जाम लगाएंगे, पॉलिसी में जो आपने गड़बड़ी करी उसका उत्तर आप नहीं देंगे, तो ये तो आपका बचाव करने का तरीका हो सकता है, जिसको जनता नहीं स्वीकार रही है, ना ही जनता मानेगी। भ्रष्टाचार आपने किया, 2 से 12% कमीशन आपने किया, ईएमडी जो है बिना एनओसी लिए आपने 30 करोड़ की एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो टेंडर जिन्होंने लिया था उनको आपने वापस कर दी। आपने 144 करोड़ रुपए का डिस्काउंट दिया बिना किसी पॉलिसी को अंडरस्टैंड किए। ये सब आपने किए और आपके ऊपर इल्जाम है, अभी मनी ट्रेल पकड़े जा रहे हैं, दलालों के साथ आपके साथ फोटो है, आपके स्टिंग ऑपरेशन आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने पैसे लिए हैं। ये सब जो होने के बाद फिर जब आप पकड़े जाएं तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वही बात है। और इसलिए जी ये तो जानबूझ के हो रहा है, कुछ नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हेरा फेरी करी है इसलिए सामने आएगी। नहीं राजीव जी, आपने जो जवाब दिया वो सिर्फ दिल्ली के शराब घोटाले का दिया, लेकिन आरोप हैदराबाद से भी वही लग रहे हैं, आरोप आरजेडी की तरफ से बिहार से भी वही लग रहे हैं, दिल्ली से भी वही लग रहे हैं। ओवरऑल देश में जहां जहां पर ईडी पहुंच रही है, चाहे वो कोलकाता पहुंचे, हैदराबाद पहुंचे, पटना पहुंचे या दिल्ली पहुंचे, सब जगह यही आरोप है कि वहां वहां पर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एजेंसियों का, जहां पर कि मामले जो है अब तक दबे हुए थे लेकिन अचानक से उठा दिए गए। देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, मैं आपको बहुत स्पष्ट आंसर देता हूं। ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है इसकी तारे दक्षिण से इसलिए जुड़ी क्योंकि इन्होंने ये चालाकी करने की कोशिश की कि हम पैसा इस तरीके से ले, उत्तर भारत में ले नहीं, पंजाब में हमको पैसा ले जाना है तो कहीं ऐसे प्रांतों में करें जहां पर हमें सहायता मिल सके, हम बच सके। तो इन सब लोगों ने उसको डिजाइन जो किया वो दक्षिण के राज्य में किया। अब जांच होते होते अगर दक्षिण के नेताओं के यहाँ पहुंच रही है और सीसीटीवी कैमरा में भी आरोप में बता रहे हैं कि दिल्ली के ओबराय होटल में वहां की जो नेत्री हैं वो भी मिली है और जो दलाल पकड़े गए हैं वो भी मिले हैं और उनके बीच में कुछ साठगांठ हुई है, तो उसमें इलेक्शन के टाइमिंग्स को दोष देना या कहना
सरासर जो है वो गलत है, झूठ है। जहां तक बात है राबड़ी देवी जी की, यदि आप जो है रेलवे के अंदर आप अगर परमानेंट नौकरी करने की जगह जमीन लेंगी और वो प्रूफ होगा। आपकी आवाज चली गई। राजीव जी मैं आती हूँ, चलिए आपके पास। हमारे साथ थोड़ी देर में कांग्रेस भी जुड़ने वाली है, लेकिन आज जरा मैं तो महिमा सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ गई हैं, उनके पास भी मैं चलूंगी महिमा जी। लेकिन आज जरा बात, क्योंकि जो मामला उठ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से, आयशा जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये जो कल महिला आरक्षण बिल को लेकर के जो आपका धरना है और ईडी, इन दोनों में क्या तालमेल है? मतलब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई के कविता जी की तरफ से, ये मामला तो कई दिन से चल रहा है, नोटिस भी कई बार दिए जा चुके हैं और बातचीत भी चली रही है कई बार इस मुद्दे पर, तो अचानक ये कल के धरने को एक मुद्दा बनाते हुए ईडी के साथ जोड़ना, ये कितना सही है? आयशा जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। कल का दिन इतना शुभ था, वुमेन्स इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। उस दिन ऐसी घिनौनी हरकत करके पहले तो औरतों का सारा दिन ही खराब कर दिया, और दूसरी चीज ये काफी टाइम से चल रहा है ईडी का, और मैडम काफी टाइम से उनको जवाब भी दे रहे हैं, उनको जो जो भी चाहिए हर एक चीज वो पहुंचा रहे हैं, मिल रही है। और 16 को मैडम ने टाइम भी लिया था, और ये बहुत दिनों से पहले से चल रहा था वुमेन रिजर्वेशन का बिल, जो हम 10 तारीख को सारे महिला मिलके धरना करने वाले थे जंतर मंतर के सामने। तो इसके एक दिन पहले ये देना ईडी वालों का मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ये बहुत ही मतलब एक डर्टी पॉलिटिक्स खेली जा रही है, क्योंकि उनको अच्छी तरह से, जैसे हर जगह जहां भी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है बस वो गवर्नमेंट को गिराए, उस गवर्नमेंट को खरीदे या उस गवर्नमेंट को बदनाम करे या उस गवर्नमेंट को किसी भी तरह से बस कहीं ना कहीं फंसा दे। तो ये चाल जो चलती है हमारी ये गवर्नमेंट, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो बहुत बुरी बात है, क्योंकि यहाँ ये सिर्फ तेलंगाना में नहीं, तेलंगाना तो हमारा नया स्टेट है, नया होने के बावजूद भी हमने जो तेलंगाना में किया है वो बहुत ही बड़ा काम है। हमारे सीएम केसीआर साहब ने जो तेलंगाना पैदा होने के बाद जो किया है वो बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है हमारे तेलंगाना के लिए, और उनकी बेटी को इस तरह टारगेट करना इज डर्टी पॉलिटिक्स मेरे हिसाब से। और 8 तारीख को वुमेन्स डे के दिन ये देना और 9 तारीख को उनको बुलाना, जबकि 10 तारीख को हमारा इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, तो इससे हम लोग बहुत अपसेट है। ये तो चाल ही है बस, और क्या है, और दूसरा कुछ भी नहीं है, मैं यही बोलना चाहूंगी। आयशा जी लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने जो ये बात कही विमेंस डे पर एक महिला को नोटिस देना, तो कल पहला नोटिस तो नहीं मिला है जहां तक मुझे जानकारी है कविता जी। जी हाँ जी, पहले भी उनसे जांच चली रही थी, इससे पहले भी उनसे पूछताछ हो ही रही थी, बिल्कुल 100%। फिर इसमें महिला दिवस और महिला होने का एक जो एक्सक्यूज दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है वो जायज है? कुछ हद तक जायज नहीं है, लेकिन जैसे अभी हम वुमेन रिजर्वेशन के लिए बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे अब आप जैसी ये बात निकाल रहे हो तो मैं आपको पूछ रही हूँ, इक्वालिटी 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 बोलते हैं, लेकिन इक्वालिटी मिल रही है क्या? उसी के लिए तो हम बैठ रहे हैं, 33% रिजर्वेशन के लिए हम इसीलिए बैठ रहे हैं। तो आपने बात निकाली, तो इसलिए मैं ये बात, हालांकि इससे जुड़ी भी नहीं है, लेकिन आपने बात निकाली वुमेन्स के लिए, तो मैं बता रही हूँ बस। तो उसी के लिए हम बैठे हुए, और ये पहली बार नहीं है नोटिस, आई डू अग्री, ये नोटिस कई बार आई है, और मैडम कई बार, और आज भी प्रेस मीटिंग में कविता मैडम ने यही बताया है कि ऐसा एक लॉ होना चाहिए। वो फ्लाई करके आ सकते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा एक लॉ होना चाहिए जो हर लेडीज के लिए, हो सकता है किसी के ऊपर भी, कल मेरे ऊपर भी हो या किसी और औरत के ऊपर भी आरोप लगे, तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह आजकल तो इतने सारे फैसिलिटीज हो गए, हर जगह आप वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, वीडियो पे बात भी कर सकते हैं, वीडियो पे हर एक चीज कर सकते हैं, दूर रहने से देख भी सकते हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकती है? खैर वो तो यहाँ पर आ चुके हैं, उनको आना था, और रिजर्वेशन के बारे में, वुमेन रिजर्वेशन के बारे में कल निकालना था, तो हमारी धरना को रोकने की ये साजिश है, मैं यही बोलना चाहूंगी। आयशा जी सिर्फ एक सवाल का और जवाब, उसके बाद मैं जरा बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ये सवाल खड़ा हो रहा है कि महिला आरक्षण बिल पर तो आप बात कर रहे हैं, कल धरना भी देने की कोशिश है, लेकिन जब आपकी सरकार की बात आती है, तेलंगाना में कितनी महिलाएं कैबिनेट में हैं आपके? कितनों को मंत्री बनाया गया है? देखिए मंत्री बनाए, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि हमारा तेलंगाना नया है बिल्कुल, और हमारे तेलंगाना में जिस तरह से महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की अगर बात होती है, ऑब्वियसली आप राजनीति में ही महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपकी पार्टी में है ये आरक्षण अभी या नहीं है कि महिलाओं को उनका जो हक है मंत्रालय में भी दिया जाए,
उनकी भागीदारी कैबिनेट में भी होनी चाहिए। बिल्कुल ये होनी सवाल चाहिए। विपक्षी दल पूछ रहे हैं ना कि वहां पर तो एक भी महिला नहीं है, और दिल्ली में आप महिला आरक्षण बिल की बात करने के लिए कल आए हुए हैं। बिल्कुल होनी चाहिए, इसी के ताल्लुक से हम आए हुए हैं, क्योंकि देखिए जब बोलते हैं ना गली से दिल्ली तक, तो हम पहले यहां पर, जैसे आप जो बोल रहे हैं मैं उससे 100% सैटिस्फाई हूं। मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि हमारे पास भी महिलाएं, बहुत सारे एमएलए, हमारे पास महिलाएं आ रही है, अभी बाहर उभर के आ रही है। जिस तरह जैसे मेगा सिटीज है, जो दिल्ली है, बॉम्बे है, या बहुत सारे हैं, वहां पर महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन हमारे तेलंगाना में थोड़ा सा इसकी कमी है, अभी महिलाएं हमारे आगे आ रही हैं, और उसी के सपोर्ट के लिए हम लोग भी आगे आ रहे हैं। जिस तरह आप बोल रहे हो कि महिला के रिजर्वेशन के लिए हम आए हैं, ये इलेक्शन के बाद आप देखिए आपको बहुत सारे मिनिस्टर्स और बहुत सारे एमएलए आपको तेलंगाना में भी मौजूद और नजर आएंगे। मतलब बिल के बाद ही होंगे, अभी कुछ ऐसी सुबह नहीं, बिल के बाद नहीं, बिल से पहले भी होंगे इंशाल्लाह इलेक्शंस के साथ। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से राजीव बब्बर जी, पहले फटाफट आपका एक रिएक्शन इस मुद्दे पर, क्योंकि बीआरएस के अलग मुद्दे हैं। उन्होंने कहा है कि महिला के साथ विमेंस डे पर आप लोगों ने इस तरह का काम किया है, कल अत्याचार किया है ईडी के नोटिस के साथ, जो कि महिलाओं के हक की ही वो बात करने के लिए दिल्ली आई हुई थी। अनम्यूट कीजिए। तो ये है कि मैं वही कह रहा हूँ, ये बेमानी एक्सक्यूज है। आप कहीं पर किसी के साथ में साठगांठ करें, हाँ। आपके मनी ट्रेल पकड़े जाएं, आपका जो सो कॉल्ड कल्प्रिट्स हैं उनके साथ में आपके चित्र नजर आए, आपकी ट्रांजैक्शन नजर आए, और अगर उसकी जांच हो रही है, अब वो वुमेन डे पे हो रही है या नहीं हो रही है, ये तो मतलब इसका क्या मतलब है? ये तो बहुत ही बचकाना बात हम कर रहे हैं। देखिए, बल्कि अच्छे नेतृत्व की ये जिम्मेदारी है कि वो ये कहे कि यदि मुझसे पूछताछ हो रही है तो मैं एजेंसीज को मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं निर्दोष हूं। आप याद कीजिए इतिहास, जब एसआईटी ने हमारे आज के प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उनको बुलाया था, तो बाहर निकलकर उनका जो स्टेटमेंट है वो ऑन रिकॉर्ड है, आप चलाकर भी दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया, मुझे जब भी बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगा। हाँ, मैं ये जरूर चाहूंगा कि कम बुलाया जाए ताकि मैं एक बार में जो भी उत्तर देना है दे सकूं। ये विनम्रता के साथ में उस समय, और कोई रोड शो नहीं किया आम आदमी पार्टी की तरह, कोई चिल्ला चाली नहीं करी उस समय, कभी नहीं कहा जी चुनाव है ये है। तो ये सब चीजें जो है, ये आपके कृत्य जो है वो दिखाती है, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है दाल में कुछ काला है, और इसीलिए वो सब एक्सक्यूज जिनका लॉ के कानून की निगाह में कोई जो है उसका मतलब नहीं होता, वो सब एक्सक्यूज आप सब लोग दे रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है। पीयूष जोशी जी, मनीष सिसोदिया को कौन मारना चाह रहा है? बड़ा आरोप लगाया ना, क्योंकि बीजेपी के ऊपर कौन मारना चाह रहा है मनीष सिसोदिया को, और सत्येंद्र जैन को अब तक क्यों नहीं मारा गया? फिर मनीष सिसोदिया के ही बारे में इस तरीके की आप लोगों को, मतलब आम आदमी पार्टी को क्यों ऐसी सुगबुगाहट आने लगी तिहाड़ जेल से बाहर? देखिए, सबसे पहली बात तो सबको नमस्कार और होली की बिलेटेड बधाई इस पूरे देश को। होली का दहन जो अभी हमने 2 दिन पहले ही मनाया है, उसमें हमने देखा है कि जो निष्पाप रहता है प्रहलाद जैसा, वो कितनी भी आग आसपास लगा ले वो बच के बाहर आ जाता है। तो यदि भ्रष्टाचार किसी ने नहीं किया, चाहे सिसोदिया जी हो, सत्येंद्र जैन जी हो, कितना ईडी सीबीआई का शिकंजा रख लें, कितनी ही जमावट लगा लें लकड़ियों की, कितनी ही घास फूस उसमें डाल दें, कितना ही लकड़ी का बूरा डाल के, कितना ही कपूर डाल के आग लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करे, वो निष्पाप रूप से बाहर निकल के आ जाएंगे यदि भ्रष्टाचार नहीं किया तो, जिसका कि मुझे पूरा विश्वास है। रही बात दूसरी कि भाई कौन मारना चाह रहा है, क्या मारना चाह रहा है, तिहाड़ जो जेल नंबर 1 है, एक उनके द्वारा संदेह व्यक्त किया गया है कि वहां पे हार्डन क्रिमिनल्स रखे जाते हैं। तो जो हार्डन क्रिमिनल्स यदि वहां पे रखे जाते हैं, और यदि उन्होंने एक संदेह व्यक्त किया है कि भाई जहां हार्डन क्रिमिनल्स रखे हैं वहां पे आप मुझे क्यों रख रहे हो, क्योंकि अभी तक तो जुडिशियल रिमांड की बात चल रही है ना, अभी तो 10 तारीख को फिर से सुनवाई होना है, अभी एक्सटेंशन मिलता है कि नहीं मिलता, इसलिए तो ईडी को इन्वॉल्व किया गया है। ये चीज मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ईडी भी पूछताछ करेगी ही करेगी, क्योंकि ईडी आएगी तो पीएमएलए एक्ट आएगा ना, और पीएमएलए एक्ट जब तक नहीं आएगा तब तक आप जेल में रख नहीं सकते हो इंडेफिनेटली विपक्ष के नेताओं को। पीएमएलए एक्ट को तो इंस्टीट्यूट आपको करना ही पड़ेगा। मैडम, आपने मेरी बात एक मिनट, अरे आप एक मिनट मेरी बात तो सुनो मैडम। राजीव बब्बर जी को आपने रिस्पॉन्स के टाइम पे भी 3-3 मिनट का समय दिया मैडम, शॉर्ट रिस्पॉन्स बोल के।
ठीक है, तो आप मेरे को थोड़ा सा 1-2 मिनट का तो समय मैं तो आपको स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रही थी और उसके बाद मेरा एक काउंटर क्वेश्चन इसी के बीच में ही था, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो जरूरी है मुझे बीच में इंटरप्ट करना। ठीक है ना? सत्येंद्र जैन अगर उसी तिहाड़ जेल में जेल मंत्री रहते हुए इतने समय तक थे, उनके वीडियोस बाहर आए मसाज के, उनके वीडियोस बाहर आए खाने के, उनके वीडियोस तमाम तरीके की फैसिलिटीज के साथ बाहर आते हैं, तो मनीष सिसोदिया के साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों होगा वहां पर, जो सत्येंद्र जैन के साथ नहीं हुआ? इसी के बीच में सवाल था, इसीलिए मैंने रोकवाया आपको। देखिए मैडम, है ना, अब जैसी हम बात करें, ये 2 प्रकार की लड़ाई है, यदि आप माने या नहीं माने। एक लड़ाई है पॉलिटिकल फाइट है, जो कि आपको जनता के साथ में ले जाके लड़ना है, जनता के सामने ले जाके लड़ना है, और एक लीगल फाइट है जो न्यायालय के माध्यम से लड़ी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी प्रवक्ता बंधु हैं, सब बड़े ज्ञानी और गुणी प्रवक्ता बंधु हैं, मैं एक बात मानता हूं, पर कई बार आपकी डिबेट्स के चैनल्स की डिबेट पे लेकर 140 करोड़ का डिबेट, 30 करोड़ की अर्नेस्ट मनी का डिपॉजिट वापस क्यों किया गया, क्यों 37% का लॉस हुआ फर्स्ट क्वार्टर में, सबका जवाब दे चुके हैं हम लोग। ठीक है, कई बार दे चुके हैं, नंबर ऑफ वेंट्स से लेके नंबर ऑफ वेंट्स क्यों रिड्यूस हुए, क्या हुआ। अभी हमारे साथी प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे थे मनी ट्रेल प्रूव हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है भाई, पहली बार मैं सुन रहा हूं कि मनी ट्रेल प्रूव हो रहा है। तो मनी ट्रेल प्रूव हो रहा है तो किस खाते में गया, किस माध्यम से गया, कौन से हवाला चैनल के थ्रू गया मनीष सिसोदिया जी के, और वो पैसा गया कहाँ? अरे भाई आप बोल रहे हो एक्स अमाउंट एक्सचेंज हुआ, अब एक्स अमाउंट वो गया कहाँ, किधर गया, ये तो पता करना पड़ेगा ना। पीयूष जी यही तो पता कर रही है ईडी, पीयूष जी यही तो ईडी पता कर रही है, और यही तो सीबीआई पता कर रही है कि पैसा कहाँ गया, इसी की तो जांच चल रही है। चलिए, जांच का विषय और है ही क्या फिर? मान लिया आपकी बात, अब यही तो जांच चल रही है। ठीक बात है रीमा जी। अब बात करते हैं राजनीतिक विद्वेष की और पॉलिटिकल वेंडेटा की। अब मुझे एक चीज बता दीजिए, एक घोटाला था लुई बर्जर घोटाला, और वो लुई बर्जर घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी ने तो नहीं लगाया था ना, आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। एक बड़ा सा डॉसियर लेके हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ लेके आई थी। मैं इतना जानना चाहता हूं कि जब से हेमंत बिश्व शर्मा जी ने ज्वाइन किया, जब से शुभेंदु अधिकारी जी ने भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन और डिटर्जेंट पाउडर से नहा के बाहर निकले हैं, उसके बाद से बीजेपी ने कितना रिमांड मांगा है, जुडिशियल रिमांड मांगा है, और दूसरा एक चीज बताइए कि कितनी बार पूछताछ की है, पूछताछ कितनी बार की ये भी बताइए जरा। मैं राजीव बब्बर जी, महिमा जी भी वेट कर रहे हैं और संजय राणा जी भी वेट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक सवाल पूछा है यहाँ पीयूष जोशी जी ने, जल्दी से उसका जवाब संक्षिप्त में दीजिएगा, फिर मैं महिमा जी के पास जाऊंगी। राजीव बब्बर। बहुत स्पष्ट है। देखिए, ये इनके जितने प्रवक्ता है और वही बात पीयूष जी भी बोल रहे हैं, ऐसा है जी वहां भ्रष्टाचार हुआ था, वहां भ्रष्टाचार हुआ था, वहां भ्रष्टाचार हुआ था। तो क्या मैं पीयूष जी से पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है कि अगर कहीं किसी ने 10 लोगों ने भ्रष्टाचार किया है और वो किसी और पार्टी में है, तो हमें भी भ्रष्टाचार करने का अधिकार दे दो, क्या आप ये कहना चाहते हैं? अब दूसरी बात, जिन भी लोगों का इन्होंने नाम लिया उन सब के, हाँ सुनिए पीयूष जी, मैंने आपकी सुनिए, मेरी भी सुनिए, थोड़ी शांति रखिए। उन सबकी जांच एजेंसी, उन सबकी जांच एजेंसीज, उन सबके मामले कोर्ट में है, जिसको रिलीफ मिला वो कोर्ट से मिला, जो केस चल रहे हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं। हाँ। तो आप, क्योंकि आज आप पकड़े जा रहे हैं डाइवर्ट करने के लिए, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, यानी तिहाड़ जेल जिसके एडमिनिस्ट्रेशन के मालिक आम आदमी पार्टी है, जेल मंत्री सत्येंद्र जैन थे अभी तक, मालिक आप हो, और आप कहते हो कि वहां पर हमारे नेता को मार दिया जाएगा। तो यदि हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि कहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का तो इतिहास है कि जो उसके करीबी रहा, जिन्होंने पार्टी भी बनाई, फाउंडर मेंबर भी रहे, उनको भी उसने पार्टी से लात मार दी। अपने आप को बचाने के लिए कहीं अरविंद केजरीवाल ही तो नहीं मनीष सिसोदिया को मरवाना चाहता, क्योंकि जेल एडमिनिस्ट्रेशन के मालिक तो आप हैं, जेल मंत्री तो आप हैं, वहां कहां रखना है, कहां झूठ बोल रहे हैं। कल से कोर्ट ने कहा है विपाशना शिविर में रखो, मैं कहता हूं इनको बोलो वो ऑर्डर पढ़ के सुनाए। तब कहा, कोर्ट ने क्या कहा और किसने पालन नहीं किया? अगर किसी ने पालन नहीं किया तो उसको आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में लेके जाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बेईमानी छोड़ दो, बेईमानी छोड़ दो। ठीक है, इस पर जवाब लूंगी, लेकिन महिमा जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। सबसे पहले तो मुझे कांग्रेस पार्टी का रुख आप बता दीजिए कि के कविता, यानी हैदराबाद में जो जांच चल रही है, दिल्ली के मनीष सिसोदिया पर जो जांच चल रही है, या सत्येंद्र जैन, इन सब में आपकी पार्टी का रुख क्या है? क्या आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, या आपको लगता है कि जो मामला है शराब घोटाला, उसकी जांच होनी ही चाहिए? महिमा जी आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट कीजिए प्लीज।
तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। ये सभी लोगों को याद रखना चाहिए। वो सभी लोग जो आज सत्ता नशीन हैं और ये भूल रहे हैं कि असल में जनता जनार्दन है। ये भूल जाते हैं कि असल में उनका दायित्व इस देश के संविधान के प्रति है, लोकतंत्र के प्रति है। उसमें जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, वो भी शामिल है, उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार भी शामिल है, और उसमें मैं, आप, हम सभी शामिल हैं रीमा जी। और यहाँ समझने वाली बात ये है कि जितना सत्य ये है कि मोदी सरकार ने एवीजी शिपयार्ड जैसे या शारदा चिट फंड जैसे या इस देश के अंदर अडानी घोटाले जैसे 12 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, इन घोटालों को नजरअंदाज कर दिया हो, वो सरकार जब कोई भी कदम उठाती है तो फिर उसको संदेहास्पद तरीके से ही देखा जाता है, जो कि एक लोकतंत्र में, एक संविधान के राज में एक उचित बात नहीं है, एक उपयुक्त बात नहीं है, एक अच्छी बात नहीं है। ये एक गलत ट्रेंड है राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर। तो अभी भाजपा के प्रवक्ता को मैं सुन रही थी काफी देर से बड़े धैर्य के साथ। उन्होंने दो बातें बड़ी रोचक कही। उन्होंने एक बात कही कि आपके मनी ट्रेल पकड़े जाएं। तो ये जो मनी ट्रेल पकड़े जा रहे हैं, ये भाजपा के जो नेता हैं, जो कहीं से भाजपा में आए हैं हॉर्स ट्रेडिंग करके, या जो भाजपा के अंदर जो करप्शन हो रहा है, अडानी जी का मनी ट्रेल क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं हो रही, सुरसुरी भी नहीं हो रही, उसके ऊपर कोई सुगबुगाहट ही नहीं हो रही। उसके ऊपर तो जैसे कि एकदम मौन है। हमारे नेता जयराम रमेश जी आए दिन सवाल कर रहे हैं, सवालों की कड़ी में कड़ी जुड़ती जा रही है। 50 से ज्यादा सवाल इकट्ठे हो गए हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर, एक सवाल का जवाब नहीं मिलता। और दूसरी ओर फिर भाजपा के प्रवक्ता बड़े रोचक तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार के अधिकार की बात करते हैं। तो वो तो इसलिए निश्चित तौर पर रोचक लगता है क्योंकि भ्रष्टाचार का अधिकार तो ऐसा लगता है कि इन्होंने ओन कर लिया है, इन्हीं के पास आ गया है, एक्सक्लूसिव राइट्स इन्होंने अपने नाम करा दिए हैं। और वो इंतजार कर रहे हैं कि जब ये तख्त नशी नहीं रहेंगे तब इनके ऊपर कौन सुई लेकर आएगा और तब इस लोकतंत्र को एक अलग स्तर पर ले जाया जाए। महिमा जी, इनसे पहले तख्त नशीन कौन था? मैंने तो शुरुआत में मैंने जो बात कही उस पर गौर तो उसको भी घमंड था क्या? आपने शेर ही ऐसा पढ़ा है? गौर फरमाइए, आपने शेर ही ऐसा पढ़ा है? भाजपा के प्रवक्ता ने बात किसको था? इनसे पहले वालों को भी घमंड था क्या? उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का अधिकार कि एक ने कर दिया तो दूसरे को मिल जाता है क्या? ये सवाल उन्हें खुद से पूछना चाहिए, अपने गिरेबान में देखकर, झांक कर देखना चाहिए। तो महिमा जी, इसका मतलब आज रीमा जी, कांग्रेस तो आज 8 साल से विपक्ष में बैठी है। विपक्ष में बैठ के सवाल पूछने का काम है, वो हम कर रहे हैं। आप हम ही से सवाल कर रही हैं। सत्ता वालों से सवाल करें, उनसे उत्तर लें। 12 लाख करोड़ जनता का कहां गया, उनसे उत्तर लें। हम तो आज सवाल करने की स्थिति में हैं। आ जाएंगे जवाब देने की स्थिति में, तब जवाब भी दे दिया करेंगे। तो मैंने इस शो में आपको सिर्फ सवाल पूछने के लिए नहीं, कुछ जवाब देने के लिए भी बुलाया, क्योंकि आपका जो स्टैंड है उसका तो सवाल मुझे ही पूछना है। बात करेंगी, वो सवाल आप नहीं पूछ पाएंगी, वो मुझे ही पूछना पड़ेगा सवाल। आप अपने विवेक और बौद्धिक स्तर से महिमा जी, अभी भी एक चीज पर अभी भी क्लियर नहीं हुआ जो मेरा सवाल था। मैं उसी पर फिर से आना चाहूंगी कि क्या मनीष सिसोदिया पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे शराब घोटाले पर, आपकी पार्टी उसका समर्थन करती है या उसके विरोध में है? आपने शारदा घोटाले की बात कही, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से पार्थो चैटर्जी और तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, आप उसके साथ हैं या उसके अगेंस्ट हैं? और के कविता के साथ आप हैं या फिर क्या आप उनके खिलाफ हैं इस पूरे मुद्दे पर? ये 3 बात जरा बता दीजिए। रीमा जी, अपना अपना अंदाज है उत्तर देने का। भाजपा की तरह हम मौन नहीं है, प्रधानमंत्री की तरह मौन नहीं है, ना ही मन की बात कर रहे हैं। और आप यदि दोबारा हमारे बयान को सुनकर देखेंगी तो समझ जाएंगी कि उत्तर हमने दे दिया है। हमने जो पंक्तियां कही एक कवि की, उसके अंदर हमें लगता है कि पूरी बात समाहित है। और उसके बाद भी हमने ये बोल दिया कि जनता जनार्दन है, ये जनता का, संविधान का सवाल है, ये लोकतंत्र का सवाल है। और जो जवाबदेह हैं उन्हें जवाबदेही करनी होगी, नहीं तो जवाबदेही लेनी जनता को आती है। नहीं, फिर भी जवाब नहीं मिला। संजय राणा जी, ये जो पूरा रुख है 2024 में, ये भ्रष्टाचार वर्सेस अत्याचार, पूरा विपक्ष इसको अत्याचार मान रहा है। बीजेपी कह रही है कि 2024 का जो चुनाव है वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत के ऊपर वो लड़ेगी, क्योंकि मुद्दा 2024 तक अब यही है कि किस किस पर क्या क्या आरोप है और उसकी पूरी फेहरिस्त है जो लगातार बाहर आ चुकी है। तो ये भ्रष्टाचार वर्सेस अत्याचार इस लड़ाई में
गुड इवनिंग रीमा जी, गुड इवनिंग फेलो पर। देखिए ऐसा है कि सारे भ्रष्टाचारी बने हैं अब भी संस्कारी। तो देखिए ऐसा होता है कि हमने सुना होगा कि सिंडिकेट चलता है, ड्रग्स सिंडिकेट, आर्म्स सिंडिकेट, वैसे भ्रष्टाचार सिंडिकेट चल रहा है। सिंडिकेट के पहले नाम आता है लालू प्रसाद यादव, 963 करोड़ रुपए के घोटाले में कन्विक्टेड हैं। दूसरे पे आता 5000 करोड़ के कांग्रेस के 2 महान लोग जो बेल पे बाहर हैं। फिर नाम आता है 1034 करोड़ जिसपे संजय राउत 15 साल से केस चल रहा है और 1 साल जेल भी काट चुके हैं। 500 करोड़ का नाम आता है डी शिव कुमार जी का, जो 1 साल का भी जेल काट के आए हुए हैं। चौथा आता है, अभी आया नहीं, आने वाला इंक्वायरी चल रही, 57,000 करोड़ का, जो अखिलेश मुलायम सिंह जी का है। और बाद में आता 5 करोड़ का हमारे सत्येंद्र जी का, और 2873 करोड़ का माननीय श्री मनीष सिसोदिया जी का। देखिए ऐसा है कि पूरा का पूरा भ्रष्टाचारियों का सिंडिकेट चलना चालू हो गया है। तो सारे भ्रष्टाचारी एक तरफ हो गए हैं। ये बताइए कि अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो आपसे डर क्यों रहे हो? आप इंक्वायरी कमेटी से क्यों नहीं डर रहे हो? देखिए अभी अब मेरी बहन बगल में बैठी हुई है, ये बोल रही थी कि कविता जी को परेशान किया जाता महिला दिवस पे। ये बताइए इंक्वायरी आज से चल रही है, इनके एक ही एमपी है नौटा जी, पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। कविता जी के सीए पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बताइए अगर आप मिले नहीं हो तो गिरफ्तारी कैसे हो रही है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सारे के सारे भ्रष्टाचारी होकर के एक तरफ बैठ गए और बोले नहीं मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, मैं दूध का धुला हूं। सबसे बड़ा पाखंडी जो उत्तर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कल बोल रहे थे मैं होली नहीं खेलूंगा। अरे इनको तो डर लगने लगा है कि होली खेलेंगे तो कहीं जेल में खोली ना खुल जाए। तो होली और खोली में बड़ा अंतर चल रहा है इसमें। इनको पाखंड करने के अलावा कुछ नहीं है। ये बताइए कि अगर कोई केस चल रहा है रीमा जी, वो कोर्ट उसमें जजमेंट देती है, कोर्ट उसमें जमानत देती है। ये बताइए कोर्ट आपको जमानत क्यों नहीं दे रहा है? हेमंत सोरेन का भी दिखा रहे हैं, मैं भी बताया कि हेमंत सोरेन का 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, प्रॉफिट ऑफिस में 1000 करोड़ का घोटाला चल रहा है। ये बताइए सारे लोग ये घोटाला इनके ही क्षेत्र में क्यों हो रहा है? अगर आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो, आपका हक बनता है आरोप लगाने का, लेकिन अब तथ्य के साथ जाके कोर्ट में चले जाइए। देखिए अगर पवन खेड़ा जी को जमानत मिल सकती है तो आपको क्यों नहीं मिल सकती है? भैया अगर तथ्य होगा तो आपको जमानत मिलेगी, और आप असत्य होगे तो जमानत नहीं मिलेगी। आयशा जी मैं आप ही से जवाब लेना चाहूंगी, क्योंकि कनेक्शन अगर मिल रहा है कि हैदराबाद में ही पूरी शराब नीति का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया, जो करीबी हैं वो लगातार मुंह खोल रहे हैं और जाकर के ईडी सीबीआई के सामने कई सारे तथ्यों का खुलासा वो कर रहे हैं। उसी के बिना पर आपकी नेत्री, उनको भी नोटिस जाता है, उनके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। तो अगर कोर्ट ऑफ लॉ जिसकी बात हो रही है उस पर विश्वास है तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए हम तो पूरी तरह से तैयार है, दिक्कत हमें कुछ नहीं है, आज भी नहीं थी, पहले भी नहीं है। हालात कुछ ऐसे थे, कभी किसी की तबीयत ठीक नहीं थी, कभी कुछ नहीं था, खैर रीजन तो कई हजार रहते हैं, लेकिन मैडम पूरी तरह से तैयार है और हम भी पूरी तरह से तैयार है। और एक पॉइंट मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी, हमारे जो यहाँ पर बीजेपी के जो भाई बैठे थे, कल्पिट का एक वर्ड यूज कर रहे थे। लेट द कोर्ट डिसाइड हु इज द कल्पिट, हु आर यू टू डिसाइड कोई भी कल्पिट है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, आप बात करें तो जरा अच्छी तरह से बात करें, चाहे वो जो भी हो, क्योंकि आपको किसी के ऊपर कल्पित बोलने का हक नहीं है। लेट द ईडी, लेट द कोर्ट, लेट द जज, लेट देम डिसाइड हु इज व्हाट एंड ऑल। ये मैं बोलना चाह रही थी आपको, मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने आपको बोला नहीं, जब मेरी बारी आएंगी, जब मैं बात करूंगी करके। वी आर रेडी टू फेस एनीथिंग मैडम, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है राज छुपावा कि जिससे हम डरे या जिससे हम पीछे हट जाए। हम अभी भी रेडी है, हम कल भी रेडी है। मैडम ऑलरेडी 16 की डेट दिए थे, मैडम उस दिन भी रेडी है, आप कभी भी आए, मैडम रेडी है, हम भी रेडी है। राजीव बब्बर जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं जरा महिमा जी के पास जाती हूँ। हाँ। पहले तो आयशा जी की बात का मैं जवाब इन्हीं की बात का जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ आयशा जी, जो आपने कहा कि मैंने ये बोला या आपने समझा कि आरोपी है, मैं बिल्कुल नहीं हूँ कुछ भी ये कहने वाला, और आपकी बात को बिल्कुल स्वीकारता हूँ कि संविधान में जो संविधान कहेगा, जो कोर्ट कहेगा वही हम मानेंगे। इसलिए इतना जरूर मैंने कहा है कि जो आरोप लगे हैं वो सीरियस है। इसलिए जिस तरीके से हमारे नेताओं पर जब आरोप लगे थे, उन्होंने जांच एजेंसी को कॉपरेट किया था, ऐसे ही करना चाहिए, और उसके अलावा दूसरे रिएक्शन नहीं करने चाहिए। मैं अपनी बात को दोबारा दोहराता हूं। एक उत्तर में हमारी कांग्रेस की जो हमारी वकील साहब है, उनको कहना चाहता हूं, तुमसे पहले जो यहाँ सत्ता नशीन था उसमें भी खुदा होने का यकीन था। ये कांग्रेस के 10 सालों के ऊपर लगता है मैडम, क्योंकि अब जो प्रधानमंत्री है वो आम आदमी पार्टी का प्रधानमंत्री है। जो काशी में मजदूर काम करते हैं, उनके जमादार भाई और हमारे जो हरिजन भाई और जो सफाई कर्मचारी उनके पांव धोते हैं। और पहली बार 26 जनवरी के VIP गैलरी में इस बार
सभी मजदूरों को बिठाने का काम इस प्रधानमंत्री ने किया है। उनको नशा जरूर है, पर नशा है गरीब आदमी का, नशा है देश सेवा का। तो ये जो आप तुमसे पहले जो यहाँ सत्ता नशी थे, ये कांग्रेस के लिए, और तभी सत्ता तुमसे दूर जाती जा रही है। नॉर्थ ईस्ट में जहां तुम्हारा डंका बोलता था, वहां भी खाते नहीं खुल रहे हैं। ये सब आपके इसी नशे के कर्मों के रिजल्ट है जो कांग्रेस को मिल रहे हैं। महिमा जी, दो चीजें, एक तो कांग्रेस को घमंड छोड़ देना चाहिए, और दूसरी बात कि जहां जहां पर चुनाव है इन सबको लेकर के कांग्रेस पार्टी का रुख सभी पार्टियां जानना चाहती हैं, क्योंकि ना तो आपने उस चिट्ठी पर साइन किए थे जो विपक्षी एकता की चिट्ठी थी, और ना ही इस मुद्दे पर अभी तक आपने मुंह खोल करके बात की है कि इन सब मुद्दों पर आपकी पार्टी की राय क्या है। तो कांग्रेस की तरफ सब देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले ये जबान कैसे फिसलती है भाजपा के नेताओं की, और नशे की ये बात कर रहे हैं, कौन से अहंकार के नशे में हैं, किसके नशे में हैं। उन्होंने अभी अभी बोल दिया आम आदमी पार्टी का प्रधानमंत्री है। मुझे हास्यास्पद लगता है, ये संजीदगी का स्तर है। आम आदमी क्या होता है? आम आदमी क्या होता है? पार्टी का आम आदमी प्रधानमंत्री पार्टी नहीं बोला मैडम, ध्यान से सुनिए वकील साहब, आम आदमी पार्टी नहीं बोला, आम आदमी का बोला है। कान खोल के सुनिए वकील साहब। राजीव जी, आपने गलती से आम आदमी पार्टी बोल दिया था, वैसे राजीव जी उसको करेक्ट कर लीजिए, आपने गलती से आम आदमी पार्टी दिन में एक बार सरस्वती विराजती है मैडम जिह्वा पे, तो वो सत्य होगा। आप देख लीजिएगा। शुक्रिया, इसलिए मेरा जो आप समझ गए होंगे। रीमा जी शुक्रिया, क्योंकि ये बेटी बचाओ बेटी पटाओ वाले प्रधानमंत्री के प्रवक्ता हैं, तो इनसे ऐसा ही उम्मीद की जा सकती है। और दूसरी बात, अभी नॉर्थ ईस्ट की बात की गई है। एक तो जबान पे सरती है, ऊपर से अनुशासनहीनता, एक तो जबान पे सरती है, ऊपर से अनुशासनहीनता। ये क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या भाषा है आपकी? इतनी बौखलाहट, ये क्या आपकी भाषा है? आप महिलाओं का फोन कर रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल महिला होके गुस्सा है इस बात का। महिलाओं का फोन करती है, कैसे बात करते हो? और माफी भी नहीं मांगते, कैसे बात करते हैं? प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। आप ऐसी बात करते हैं आप? बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये कांग्रेस की सभ्यता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके की बातें करनी चाहिए आपको। और या फिर बेटी बचाओ बेटी आप अपने मुद्दे की बात कीजिए, उत्तर दीजिए। महिमा जी एक महिला होकर के इस तरीके की भाषा वैसे ठीक नहीं लगती। कैसी महिला भाषा होकर कल ही हमने महिला दिवस देखा है, इस तरह की भाषा क्यों? आयशा जी भी एक महिला होने के नाते इस बात का ऑब्जेक्शन कर रही हैं। आयशा जी को भी लग रहा है कि रीमा जी, हमारे प्रधानमंत्री ने आज तक क्षमा नहीं मांगी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के टंग स्लिप के लिए। मुझे एक बेटी होने के नाते महिला दिवस के अवसर पर बड़ा ही दुख होता है जब हमारे प्रवक्ता बहन महिमा जी बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है। कंफ्यूज पार्टी, उस पार्टी को मैं बोलता हूँ कंफ्यूज पार्टी, कंफ्यूज नेता और कंफ्यूज प्रवक्ता, ये तीनों की ऊपर से नीचे तक कंफ्यूजन का कंफ्यूजन है। एक चीजें महिला होकर के महिला का अपमान करने में एक बार ये नहीं चुकी। बेटी पटाओ, अरे आप प्रवक्ता है, आप एक एडवोकेट है, एक महिला है और एक माँ भी होगी, लेकिन आपको ये सभ्यता नहीं देता, शोभा नहीं देता इस तरह की भाषा बोलते हुए टीवी डिबेट पे, वो भी दूरदर्शन ऐसे नेशनल चैनल पे। आपको तो क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन आप नहीं मांगेगी। आप इसलिए नहीं मांगेंगी क्योंकि आप कंफ्यूज पार्टी की कंफ्यूज प्रवक्ता है, जिसका नेता भी कंफ्यूज है, जो विदेश में जाकर के अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए भीख मांगता है, उस नेता के पार्टी के प्रवक्ता से कुछ नहीं हो सकती इससे ज्यादा। शब्द वापस लीजिए, खत्म कर देना चाहिए प्रधानमंत्री को। क्यों खत्म कर देना चाहिए? सिर्फ आप ही की पार्टी लेनी चाहिए। संजय राणा जी एक मिनट। महिमा जी आ रही हूँ, आपके पास ही आ रही हूँ। महिमा जी एक सेकेंड, मैं बात करूँ। महिमा जी जिस स्कीम के बारे में आप इस तरह से मजाक और मखौल उड़ा रही हैं, आपको पता ही होगा, आपको पता ही होगा कि हम दिल्ली में बैठकर इस पर बात ना करें, लेकिन जब हम गाँव में जाते हैं, जब हम छोटे शहरों में जाते हैं, तब पता लगता है इस स्कीम ने क्या कर डाला है देश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी तक इस पर क्यों नहीं बात होती थी? चर्चा का नाम न दें जिसका आपने मखौल उड़ाया। दे रही हैं तो मुझे बताएं कि मेरे पास 30 सेकंड है या 1 मिनट है। बोलिए। इस तरह से मखौल जिस स्कीम का आपने उड़ाया है, उसके धरातल पर जाकर देखना चाहिए ना, उसने कितना फायदा उन बच्चियों को, उन लड़कियों को पहुंचाया है जहां पर शिक्षा जाती नहीं थी। बेटी पटाओ, क्या एक महिला का
ये कांग्रेस की प्रधानमंत्री को संस्कृति ऐसा है। नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कैसे बोल दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और माफी क्यों नहीं मांगी? ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आप इस बात को वापस लीजिए, चर्चा से इसको हटाइए। माफी क्यों नहीं मांगी? मैं आप उत्तर दीजिए, कांग्रेस का रुख क्या है वो बताइए। कांग्रेस का रुख क्या है ये बताइए। कांग्रेस का रुख कंफ्यूज है, कांग्रेस का रुख पूरा कंफ्यूज है कि ईदगाह जाए या वीरगाह जाए। ये नहीं समझ में आ रहा कि आपका समर्थन करें या आप आपके अगेंस्ट में बैठे हैं। समस्या आपके साथ है, जैसा नेता है वैसा ही कार्य आप कर रही हैं। आपसे ज्यादा हमें उम्मीद भी नहीं है। महिमा जी आपसे उम्मीद भी नहीं है। आपका नेता विदेश में जाकर के यूएस यूके से मदद मांग रहा है, बचा लो मेरी डेमोक्रेसी। एक सेकंड, ये किस मुद्दे पर चर्चा हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मुद्दा कहाँ भ्रष्टाचार से शुरू होकर कहाँ आ गया? लेकिन महिमा सिंह जी, एक मिनट, महिमा सिंह जी, आप भी एक वरिष्ठ प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता एक पार्टी की, कांग्रेस जैसी पार्टी की आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, एक सेकेंड महिमा जी, मैं आपको कुछ कहना चाह रही थी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि पवन खेड़ा जब प्रधानमंत्री के पिता का नाम जिस तरह से लेते हैं और कोर्ट में मामला जाता है तो वो कहते हैं स्लिप ऑफ टंग था, उसी के बिना पर वो बाहर आ जाते हैं और लगातार उसी मुद्दे को उन्होंने हावी किया है। आपकी पार्टी की तरफ से लगातार कहा गया है कि स्लिप ऑफ टंग था, और फिर आप एक ऐसे मुद्दे को इतना हाईलाइट कर रही है जिसके बारे में सबको पता है कि वो स्लिप ऑफ टंग था या नहीं। आपने जो बात स्लिप ऑफ टंग आपकी पार्टी अगर बोले तो स्लिप ऑफ टंग है, और अगर कहीं और से निकल जाए कोई वर्ड गलती से। बोलने का अवसर भी देंगी संचालिका महोदया। आप सवाल पूछ रही हैं, धैर्य रख के उत्तर भी सुनिएगा। सुनाइए। पवन खेड़ा जी से एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, तुरंत उसी क्षण उन्होंने कहा ओ सॉरी और करेक्ट कर दिया। प्रधानमंत्री के मुंह से निकला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज तक करेक्ट नहीं किया। और मैं इस देश की बेटी होने के नाते आहत हूं और मुझे बहुत दर्द है इस बात का कि मेरे देश के प्रधानमंत्री एक ऐसी बात बोल देते हैं, मिसेज को एमआरएस पढ़ देते हैं, चलो कोई बात नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टेलीप्रॉम्प्टर पे इतना डिपेंड करते हैं कि आज तक माफी भी नहीं मांगते। अगर माखौल उड़ाया तो प्रधानमंत्री ने उड़ाया, मैंने नहीं। मैं उनकी बात को दोहरा रही हूँ। ये मेरे विचार नहीं है, मैं प्रधानमंत्री के विचारों को दोहरा रही हूँ। महिमा जी, पवन खेड़ा जी का जो वीडियो है बोलते हुए, पवन खेड़ा जी का जो वीडियो था बोलते हुए जिसमें आप कह रही हैं उन्होंने सो कॉल्ड माफी भी मांगी थी, उसमें उनका करना चाहती हैं, उसमें मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। भ्रष्टाचार पर डिबेट थी, आपने कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन क्योंकि अब आपने ये मुद्दा उठा दिया है तो इसको करेक्ट करना जरूरी है या नहीं है? आपको नहीं लगता इसको करेक्ट करना जरूरी है थोड़ा सा? पवन खेड़ा जी अगर कुछ बोले और उसके बाद उन्होंने अगर माफी मांगी तो उसके साथ उन्होंने आगे क्या बोला उसको भी दोहरा दीजिए। उनके चेहरे पर जो स्माइल थी और सरकास्टिक स्माइल थी, भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी नेतृत्व यही पार्टी करती है। 5,000 करोड़ की भ्रष्टाचारी, बाकी तो सारी पार्टियां कम भ्रष्टाचारी है। ओके, आयशा जी कुछ कह रही हैं? आयशा जी मैं ये कह रही हूँ कि हम कुछ और बात करने बैठे और आप उस बात को कहीं और लेकर जा रही है। वो छोड़िए, जिसकी टॉपिक के लिए हम यहाँ बैठे पहले उससे तो खत्म करें ये बात, फिर हम फिर कभी रीमा जी से टाइम लेके बात कर लेंगे ये। ओके, चलिए ठीक है। पीयूष जोशी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पीयूष जोशी जी, ये जो मनीष सिसोदिया को जेल, मतलब इस बात का जवाब अभी मिला नहीं कि जेल मंत्री भी आप ही के, सरकार भी आप ही की, तिहाड़ जेल भी आप ही की, तमाम चीजें आप ही की, तो फिर हत्या का आरोप बीजेपी पर क्यों? हत्या करने की साजिश करने का आरोप बीजेपी पर क्यों? देखिए, मैंने आपको जैसा बताया शुरुआत में भी कि जो एक संदेह उन्होंने व्यक्त किया है कि भाई जो जेल नंबर 1 है उसमें हार्डन क्रिमिनल्स रहते हैं, हम बात कर चुके हैं उस बारे में, है ना, और हम बता चुके हैं कि भाई एक संदेह व्यक्त किया है कि साथ में रखा है। जेल किसके अंडर में है? जेल किसके अंडर में है? मेरा ये कहना है कि भाई जब भी न्यायालय ने भी आज जो भी भेजता है, दिल्ली पुलिस ने आपको बोला कि भाई ये इस पर्टिकुलर जेल में रखा जाए, उसके बाद में अंदर जाने के बाद दिल्ली पुलिस तय नहीं करती साहब, दिल्ली पुलिस तय नहीं करती, जेल का एडमिनिस्ट्रेशन तय करता है। मिसगाइड मत कीजिए। सर देखिए, मेरी बात सुनिए सर, जेल में कौन सा जेल अलॉट होता है वो सिस्टम के अनुसार नियम के अनुसार होता है सर। जेल का एक मैनुअल होता है। राजीव जी एक एक करके ओके करके बात करेंगे। पीयूष, पहले पीयूष जी जरा बोल लें, उसके बाद मैं आती हूँ। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जिस प्रकार से ये बहस चल रही थी ना, जैसे अभी एक बात निकल गया है कि भ्रष्टाचार वर्सेस अत्याचार, अभी एक ये नारा लेके आया आप, ये कोई
ये बेसिकली आप एक सिंबॉलिक बनाना चाह रहे हैं कि पूरा जो विपक्ष है वो भ्रष्टाचारी है और बीजेपी सिर्फ अत्याचारी है। तो आप इसको इतना डाइल्यूट क्यों कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार के ढेर सारे आरोप है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, व्यापम घोटाले से लेके डंपर खनन घोटाले से लेके पेड़ लगा दिए 6 करोड़ कहां गए वो पता नहीं पड़ा। तो अब ये सारी चीजें हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि भ्रष्टाचार वर्सेस अत्याचार का मुद्दा नहीं है, पर एक जो नया नारा दिया भ्रष्टाचार मुक्त भारत का। अरे भाई भ्रष्टाचार पहले आप अच्छे दिन लाने वाले थे, अच्छे दिन आए नहीं। 40 रुपए लीटर आपको पेट्रोल मिलने वाला था, वो मिला नहीं। सिलेंडर 400 का मिलने वाला था, वो मिला नहीं। अच्छे दिन से अमृतकाल पे शिफ्ट हो गए, अब अमृतकाल से उठ के भ्रष्टाचार मुक्त भारत पे शिफ्ट हो गए। तो गोल को शिफ्ट करते जा रहे हो क्योंकि डिलीवरेंस का प्रॉब्लम है। और इसीलिए इस प्रकार की बहस हम देखते हैं लगातार, जिसमें कि हम कोई मुद्दा लेके जाते हैं और पूरा मुद्दा बहक जाता है, वो डिबेट कहीं और चली जाती है। क्यों? यही देश की हालत हो रखी है कि भाई आपको डिलीवरेंस करना है, पैरामीटर से 1 2 3 4, डिमोनिटाइजेशन आपका फेल हो गया, मेक इन इंडिया आपका फेल हो गया, उसके बाद में आप लेके जाते हो अडानी हिडनबर्ग घोटाले के ऊपर कोई जांच नहीं, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। तो जब ये सारी चीजें हो रही है ना मैडम, तो आप डिलीवर कहां करोगे? डिलीवरेंस पे बात करना ही नहीं है, क्योंकि डिलीवरेंस पे बात करेंगे तो सारी चीजें जो है बाहर आ जाएंगी, और बाहर आ जाएंगी तो जनता समझ जाएगी। तो एक साइकोग्राफिक जो चल रहा है लगातार, साइकोग्राफिक्स का उपयोग लगातार वो चले जा रहा है, ठीक है। पीयूष जी, एक तो शो के अंदर नैरेटिव क्या लेना है, सब्जेक्ट क्या बनाना है। अभी महिमा जी ने पहले मुझे समझाने की कोशिश की थी कि मुझे क्या सवाल किससे पूछना चाहिए और उनसे क्या पूछना चाहिए। अब आप मुझे बता रहे हैं कि नैरेटिव कौन क्या तय कर रहा है शो में। आपको नहीं बता रहा हूं मैडम, नहीं, आपने कहा ये भ्रष्टाचार। पीयूष जी, ये भ्रष्टाचार वर्सेस अत्याचार का जो स्लोगन दिया है ना, जो हमने प्रोग्राम का नाम भी उस पर रखा है, बीजेपी इस वक्त जो देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी है, अगर वो इसको भ्रष्टाचार का नाम दे रही है और विपक्ष इसको अत्याचार का नाम दे रहा है, तो हमें तो दोनों पार्टी इसका चलाना पड़ेगा ना। यहाँ हम इस विपक्ष के नैरेटिव पे मैं शो करूंगी और बीजेपी के नैरेटिव को छोड़ दूंगी, ऐसा कैसे हो जाएगा? रीवा मैडम, हम ऑब्जेक्शन मुझे तो दोनों का नैरेटिव दिखाना है और मैं दोनों का दिखा रही हूँ। अगर मैंने सिर्फ भ्रष्टाचार, अगर मैंने शो का नाम सिर्फ भ्रष्टाचारी और भ्रष्ट भारत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत रखा होता तो आप ये बात कह सकते थे। मैंने तो विपक्ष का मुद्दा भी उठाया ना, अत्याचार कह करके। तो फिर आपने सवाल क्यों खड़ा किया? पर क्यों नहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं? सवाल खड़ा करने का तो हक है ना हमारे पास में। सवाल खड़ा करने का हक है बीजेपी के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं। सवाल खड़ा करिए बीजेपी के ऊपर। शो का नाम और शो का नैरेटिव क्या होगा वो मैं तय कर लूंगी। आप ठीक है, आप नैरेटिव तय करें। आपके और आपके जैसे कई शोज के तहत ही जनता का मानस बनता है मैडम। तो हम ऑब्जेक्शन जनता तय करे ना कि अत्याचार है या भ्रष्टाचार है, तो जनता तय करेगी। और वही हम जनता से तय करवाना चाहते हैं, हम नहीं होते हैं कोई तय करने वाले। एक प्रॉपर रिपोर्टिंग मॉडल तो चाहिए ना मैडम, और हम ऑब्जेक्शन भी नहीं। ट्रेनिंग दे दीजिए ना, ट्रेनिंग दीजिए। ये कोई बात नहीं, हम क्या प्रॉपर रिपोर्टिंग चाहते हैं आप? अगर मैं ये रिपोर्टिंग एक सेकंड पीयूष जी, मैं ये रिपोर्टिंग करूं कि बीजेपी लगातार गलत कर रही है, बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, सारी स्कीम्स फ्लॉप है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, अर्थव्यवस्था डूब चुकी है। अगर मैं ये नैरेटिव दिखाऊं, अगर मैं ये आपके हिसाब से नैरेटिव दिखाऊं तो ये बेस्ट रिपोर्टिंग होगी। लेकिन अगर मैं दोनों का पक्ष रखूंगी तो ये बेस्ट रिपोर्टिंग नहीं होगी। मैंने क्या बोला आपको? डाइल्यूशन का बोला मैंने, राइट या रॉन्ग का नहीं बोला, सिर्फ डाइल्यूशन का बोला मैंने। आपने कहा डाइल्यूट क्या करें? कैसे होती है ये आप कैसे समझाएंगे? बेस्ट नहीं बोला मैडम, बेस्ट वेस्ट नहीं बोला मैंने, न्यूट्रलिटी की बात करी है कि न्यूट्रलिटी होना चाहिए, दैट्स ऑल। एक सेकंड, ऑब्जेक्शन लेने हमारा अधिकार है मैडम, ऑब्जेक्शन लेंगे। पीयूष जी, ऑब्जेक्शन तो लेंगे ना मैडम। पीयूष जी, इस शो में 3 ऑपोजिशन से हैं यहाँ पर और बीजेपी एक पार्टी है यहाँ। आपने जो न्यूट्रल की बात की है ना, मुझे समझ नहीं आया किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहां है, बीआरएस के प्रवक्ता यहां है, आम आदमी पार्टी के समर्थक यहां है, और कैसे न्यूट्रल शो किया जाता है जरा बताइए आप। या तो मैंने यहाँ बीजेपी, संघ और तमाम जो पार्टियां बीजेपी के साथ है उन सबको प्लेटफॉर्म दिया होता तो आप ये बात कहते। मैंने सिर्फ आपका जो एक टाइटल है उस टाइटल के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया है। अब उसमें क्या प्रॉब्लम है मैडम? मैं ऑब्जेक्शन नहीं प्रॉब्लम है ना, तभी तो बोल रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि आप लोगों की आदत बन चुकी है मीडिया को टारगेट करना। मैडम क्या आदत बन चुकी है, तो हो जाते हैं बदनाम, आदत बन चुकी है। आदत बदलिए थोड़ी सी, आदत बदलिए, आदत बदलिए थोड़ी सी। बदलना है पीयूष जी, हमें दे दीजिए ट्रेनिंग मैडम। पीयूष जी, नहीं होता, ऑब्जेक्शन तो लेना पड़ेगा मैडम। पीयूष जी, फैक्ट्स पर बात किया कीजिए,
फैक्ट्स पर बात कीजिए, हवा में आरोप से नहीं चलेगा, हवा में आरोप नहीं। संजय राणा जी बोल रहे हैं। ओके ओके ओके, आ रही हूँ रीमा जी, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे मित्र पीयूष जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, डिलीवरी पे बात कर रहे थे, हमें डिलीवरी करना चाहिए। और अब जगह देख के आप जाके देखेंगे कि सब लोग बात करें स्कूल मॉडल, तो मैं थोड़ा सा स्कूल मॉडल पे चर्चा कर लेता हूं। देखिए, आपके स्कूल में तकरीबन 84% संजय राणा जी, एक मिनट, एक मिनट, ये बार-बार नहीं, मैं भी ये मुद्दा अभी तक समझ नहीं पाई हूँ कि जब शराब घोटाले की बात हो रही है तो हम शिक्षा पे बात कर रहे हैं। इनके लोग बात करते हैं, इनको आईना दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। कर रहे हैं आप, छोड़िए, आप मत मिक्स कीजिए। थोड़ी 10 सेकंड, मेरा मुद्दा यहाँ पर यही है। आम आदमी पार्टी से भी मैं जानना चाहती हूँ कि शिक्षा नीति अलग है, जेल मंत्री अलग है, शराब घोटाला अलग है, शराब मंत्री अलग है, पर स्कूल के बारे में बताना बहुत जरूरी हो जाता है। बार-बार शिक्षा के बारे में बात नहीं करी है मैंने, स्कूली डिबेट में एक बार भी स्कूली शिक्षा की बात नहीं करी है। नहीं, आपके नेता पीयूष भाई, आपके नेता बार बार बोलते हैं बहुत अच्छा स्कूल हो गया। अरे आपके स्कूलों में 84% तो प्रिंसिपल नहीं है, 34% तो वाइस प्रिंसिपल नहीं है, तो आप किस स्कूल का मॉडल की बात करते हैं? 5 लाख रुपए का क्लास, 5 लाख का क्लास बनता तो 35 लाख में बना। संजय राणा जी, नहीं, मैं मुझे मिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आईना दिखा रहा हूँ, मैं आईना दिखा रहा हूँ। राजीव बब्बर जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर जरा महिमा जी और फिर आयशा जी से खत्म करूंगी मैं, समय कम है मेरे पास। वही से शुरू कर रहा हूँ जहाँ आपने छोड़ा था। पीयूष भाई ने उस बात का उत्तर नहीं दिया है। जेल एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास है। जब ऑर्डर जाता है, जेल मैनुअल के अनुसार आदमी को जेल दिया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कल संजय सिंह जी ने कहा कि कोर्ट ने ये कहा है कि उनको विपासना शिविर में डालिए। मुझे वो ऑर्डर की कॉपी दिखाई है जिसमें कोर्ट ने कहा है। एक बात, फिर जिसने नहीं रखा तो आज 48 घंटे हो गए, आपकी पार्टी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालने क्यों नहीं गई? मेरे बहुत सिंपल 2 प्रश्न है कि अगर जेल के अधिकारियों ने ओके, ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया, जल्दी से पीयूष जी जवाब दीजिए, जल्दी से, बहुत संक्षिप्त में दीजिएगा, वक्त नहीं है अब। देखिए मैडम, मैं आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं हूं, मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी नहीं है। जो संदेह है उन्होंने व्यक्त किया है और उस संदेह के आधार पर उन्होंने अपनी जान को खतरा व्यक्त किया है। एक थ्रेट एनालिसिस होता है, थ्रेट एनालिसिस करने के बाद में किया कि बिना नहीं किया, ये मुझे नहीं पता है। यदि किया हो तो वैसे जान नहीं किया हो, ठीक है। अब रही बात यह कि भाई अब 2 प्रश्न आपके माध्यम से हमने इनसे भी पूछे थे कि कितनी बार रिमांड मांगी है भाई आसाम के मुख्यमंत्री से और शुभेंदु अधिकारी जी से, बंगाल में लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो उसका जवाब नहीं दिया। उसके लिए भी पूरा कोर्ट के माध्यम से हुआ है, कितनी बार है तो ठीक है। महिमा जी, मैं सिर्फ क्योंकि वक्त कम है, आपको आज कम थोड़ा सा वो मिला मौका, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो के कविता जी ने कहा है कि कांग्रेस को अपना घमंड छोड़ना चाहिए और घमंड छोड़कर सबके साथ आना चाहिए, क्या कांग्रेस पार्टी जिस पर सभी लोग देख रहे हैं, किसके साथ हैं आप? मुझे लगता है कि हम लोकतंत्र के साथ हैं और संविधान के साथ हैं। आज के दौर में जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी को एक सत्र के बीच में से, लोकसभा सत्र के बीच में से जब बुला लिया गया था, तब कौन कौन बोला था, किस किस ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी, ये सबको याद करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि घूम फिर के सुई आपके ऊपर आएगी यदि इस सत्ता नशीन पार्टी जो आज है, ये सिर्फ अपने व्यक्तिगत जो इनके स्वार्थ हैं उनको देख रहे हैं और ये भूल रहे हैं कि लोकतंत्र सुचारू रूप से तभी चलता है जब एक सत्ता पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। तो विपक्ष में बैठे हुए सभी लोगों को ये याद रखना होगा, हम तभी साथ आ सकते हैं सभी के, जब सभी एक दूसरे के साथ होंगे। रीमा जी, ये बात याद रखने की है और ये बात याद रखने की है कि सबको अपने अपने कृत्यों के लिए उत्तर देना है। कांग्रेस अपने कृत्यों के लिए दे रही है। जब राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से पूछताछ हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से हुई थी, तब यही कहा गया था बहुत सी पार्टियों के द्वारा, बहुत से नेताओं के द्वारा, काम होंगे ऐसे इसलिए कर रहे हैं। तो आज मार्टिन निमोलर की वो पंक्तियां सच होती हैं, when they came for me there was nobody to speak for me। ओके, आयशा जी जल्दी से एक लाइन में, आप लोग तो कांग्रेस के साथ थे नहीं ना, आप तो राजनीति खेल रहे थे, तो फिर अब किस उम्मीद से आप कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ा रही हैं? हम लोग राजनीति ऐसे कभी खेले ही नहीं है। राजनीति, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, राजनीति कोई पॉलिटिक्स कहा जाता है और खेलना पॉलिटिक्स मैं नहीं समझती हूँ कि
अच्छी बात है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये इलेक्शंस के टाइम पे ही ईडी क्यों आती है, इलेक्शंस के टाइम पे ही क्यों याद आता है कि ये हो रहा है, ये घोटाला हो रहा है, वो घोटाला हो रहा है, या जो भी घोटाला हो रहा है। तो मैं यही पूछना चाहूंगी सबसे कि ये इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों, ये पहले से क्यों नहीं तय किया जाता है और पहले से देखा क्यों नहीं जाता है? आप क्यों नहीं बोले किसी और के लिए, किसी और की बारे में आप क्यों नहीं बोले? सवाल ये है। किस बारे में मैं समझी नहीं। जब बाकी लोगों पर, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसा था, उनका कहना है तब आप लोग तो शांति के साथ चुपचाप बैठे थे ना, तमाशा देख रहे थे। नहीं, मेरे हिसाब से मेरे हस्बैंड ने शायद बात की है, मुझे जहां तक याद है स्टूडियो में मेरे हस्बैंड ने जो एमएलए है बोधन के, मेरे ख्याल से शायद बात की है, मुझे ऐसा याद है। चलिए ठीक है, इस पर कांग्रेस पार्टी ने लगभग रुख साफ कर दिया है कि जो पार्टियां उनके साथ खड़ी थी, लगभग कांग्रेस भी अब उन्हीं पार्टियों के साथ खड़ी हुई है। वेल इनफ, ये कांग्रेस पार्टी का रुख है जो कि दिखाई दिया, लेकिन जाहिर तौर पर अभी मुद्दा यहां खत्म नहीं होता है और इस मुद्दे पर लगता है कि आने वाले दिनों में इसी तरह बहस छिड़ेगी और तब पीयूष जोशी जी जो नैरेटिव बता रहे हैं, जरा उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ आज 5 की पंचायत में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली से हैदराबाद तक मामला यहीं पर थमने वाला नहीं है, क्योंकि कल वो दिन है जब के कविता महिला आरक्षण बिल, जिसको लेकर मैंने आयशा जी से सवाल भी किया था कि आखिर उनकी पार्टी ने, उनकी पार्टी की सरकार में कितने लोग, कितनी महिलाओं को एक भागीदारी जो है वो सरकार में दी है। हालांकि उनका ये मानना है कि आने वाले दिनों में जब बिल पास हो जाएगा तब ऐसा कुछ हैदराबाद में भी दिखाई दे जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।